इस वीडियो में आप लोगों को जितनी बातें बताई जा रही हैं, आप लोगों को ये वीडियो कम से कम 2 बार देखनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि हमारा माइंड सारी बातों को, सारी इन्फॉर्मेशन को एट अ टाइम प्रोसेस करके सेव नहीं रख सकता। ये ह्यूमन नेचर है। तो या तो आप ये मेरी सारी बातें और जो स्टेप्स और जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताऊँगा, आप वो उन्हें कहीं नोट डाउन कर लें, या आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार सुनें ताकि आपको मेजर चीज़ें इनमें से याद रह जाएँ। तो हम अगर ज़ीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो कौन सा वो इंसान है जो हमें ये गाइड करे कि आज से हमें पहला स्टेप क्या करना है और लास्ट स्टेप तक कैसे जाना है। तो मैं इंशाल्लाह ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो मेरी बेसिक इंट्रोडक्शन की वीडियो है, ये उन लोगों के लिए है जो अपने अभी या तो यूनिवर्सिटी में हैं, कॉलेजेस में हैं, या पास आउट हो चुके हैं, लेकिन वो अभी या फ्यूचर में जाना चाह रहे हैं बाहर, लेकिन उन्हें नहीं पता कि स्टार्ट कहाँ से करें। अगर आप सिर्फ स्कॉलरशिप्स को ही देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को स्किप करके उस पोर्शन पर जा सकते हैं जहां मैं स्कॉलरशिप्स बताने वाला हूं। मैं आज इस वीडियो के एंड पर आपको वो स्कॉलरशिप्स बताने वाला हूं जो 100% फुली फंडेड हैं और जो अभी जिनकी डेडलाइन मौजूद है, और अगर आप जल्दी करें तो आप उन स्कॉलरशिप्स को, उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हैं। तो मैं वापस आऊँगा उस जानिब, अभी जो हम अपने डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे थे, कि अगर अभी आप पाकिस्तान में मौजूद हैं और आप अभी कोई अपनी डिग्री कर रहे हैं या आप कर चुके हैं, और आप अभी ये सोच रहे हैं कि आपने इन फ्यूचर बाहर जाना है, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को मेक श्योर करना चाहिए आज से ही, अभी ही। आपको ये चाहिए कि आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को पूरा करें और इन्हें स्कैन करवाएं और अपलोड करके अपना जो पोर्टफोलियो उसे बिल्कुल रेडी रखें, ताकि जो भी स्कॉलरशिप आए, जो भी इनटेक आए, जो भी यूनिवर्सिटी का कोई भी अपॉर्चुनिटी आए, स्टूडेंट वीज़ा की या कोई और, तो आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल रेडी हों। सबसे पहले आपने ये करना है कि आप अगर बैचलर्स आपने कर लिया हुआ है किसी यूनिवर्सिटी से, तो आपने उसके ट्रांसक्रिप्ट और उसकी डिग्री लेनी है। तो ये 2 चीज़ें लेने के बाद आपने अपनी एफएससी और मैट्रिक, या अगर आपने ओ लेवल्स और ए लेवल्स किया हुआ है तो आपने उनके ट्रांसक्रिप्ट्स या डिग्रीज मेक श्योर करना है कि आपके पास ये चारों चीज़ें हों। दोनों एफएससी और मैट्रिक या ओ लेवल्स और ए लेवल्स के ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट्स और डिग्रीज हों। उसके अलावा जो आपका बैचलर्स है उसकी आपके पास डिग्री भी हो और आपके पास उसका ट्रांसक्रिप्ट भी हो। ये हो गए आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। अब अटेस्टेशंस में क्या क्या आता है? अटेस्टेशंस आपकी क्यों ज़रूरी हैं? अटेस्टेशंस हमारी इसलिए ज़रूरी हैं कि हम जो सब कॉन्टिनेंट रीजन से, एशिया की कंट्रीज से मोस्टली जो लोग हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया से, हम लोगों के, या अफ़गानिस्तान से लेट से, तो हम लोगों की जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी वर्ल्ड वाइड क्रेडिबिलिटी नहीं है। उसकी रीज़न हम लोग खुद हैं। पास्ट में काफ़ी सारे लोगों ने अपनी फेक डिग्रीज जो हैं वो बनवा कर फ़ोटोशॉप डॉक्यूमेंट्स बाहर सेंड किए, और कुछ को वहाँ से रिजेक्शंस आई, लेकिन कुछ को वहाँ से एक्सेप्टेंस लेटर भी आई। तो जब उनको ऑफ़र लेटर आए और बाद में ये चीज़ें डिस्क्लोज़ हुई कि ये जो डॉक्यूमेंट्स थे ये फॉर्ज थे या फेक थे, तो उन्होंने वो परमानेंट बैन कर दिया और स्क्रूटिंग सख्त कर दी। तो अब उन्हें हमारी डिग्रीज़ के ऊपर, जो ओरिजिनल डिग्रीज़ हैं, उन्हें उस पर उस तरह से बिलीव नहीं है। इस वजह से उन्होंने एक स्टेप रखा हुआ है डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन का। अब डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन में क्या क्या आता है? डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन में सबसे पहले आपने अपनी ओ लेवल्स या ए लेवल्स, या फिर मैट्रिक और एफएससी, मैट्रिक और एफएससी के ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो मैट्रिक और एफएससी का मैं आपको बताऊं कि आपने अपने जो रिस्पेक्टिव बोर्ड है, आपने जिस भी बोर्ड से दिया, लाहौर बोर्ड, फेडरल बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, जिस भी बोर्ड से आपने अपना एग्ज़ाम दिया है, आपने उस बोर्ड से जाके उसे वेरीफाई करवाना है। इस वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपने सिंपली अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लेके, ओरिजिनल अपने आईडी कार्ड की कॉपी लेकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी है। अगर आपके रिस्पेक्टिव बोर्ड में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट है, इसके ऊपर डिफरेंट वीडियोस हैं, और मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि अटेस्टेशंस के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाकर अपलोड करूं। फ़िलहाल मैं आप लोगों को इतना बताऊं कि आप लोग इसको थोड़ा सा सर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो डिजिटलाइजेशन के बाद पाकिस्तान से अगर आप कर रहे हैं तो रैपिडली चेंज हो रहा है। और अब उन्होंने डिफरेंट काउंटर्स बना दिए हैं हर बोर्ड में, जो रिस्पेक्टिव सर्टेन ऑफ टाइम की डिग्रीज को डील करते हैं।
जिन लोगों की डिग्रीज 10 से 15 साल या इससे ज़्यादा पुरानी हैं, उनके लिए उन्होंने अलग से जो ऑफिसेज हैं वो एलोकेट किए हैं, और जो लोग अभी फ्रेश डिग्री होल्डर्स हैं उनका ज़्यादातर काम अब ऑनलाइन पोर्टल्स के ज़रिए होता है। तो आपने अपनी डिग्रीज़ को अटेस्ट करवा लेना है, और ये जो आप अटेस्टेशन करवाएंगे आईबीसीसी से, आईबीसीसी क्या चीज़ है? आईबीसीसी आपके बोर्ड से वेरिफिकेशन होने के बाद आपको एक एनवेलप दिया जाता है सील्ड, जो लेकर आप आईबीसीसी के ऑफिस जाते हैं, जो एक अलग ऑफिस है, वहाँ आप अलग से फ़ीस देते हैं, और आप वो एनवेलप, सील्ड एनवेलप उनके हवाले करते हैं, और वो उस सील्ड एनवेलप के अगेंस्ट आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के पीछे स्टैंप लगाकर आपको वापस करते हैं, और इस तरह से ये अटेस्टेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। जो पहला स्टेप था वही था कि आप अपनी मैट्रिक और एफएससी की डिग्रीज़ को वेरीफाई करवाएं। अब नेक्स्ट स्टेप ये आ जाता है कि आपने अपनी जो बैचलर्स आपने किया है किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे आपने अच्छी से अच्छी या आपने हल्की से हल्की यूनिवर्सिटी से बैचलर्स किया है, अब आपको जाना पड़ेगा एचईसी में, और आपको एचईसी पोर्टल पर पहले ऑनलाइन अकाउंट बनाना पड़ेगा, और उसके बाद आपको उनकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको ये करना पड़ेगा कि आपने जाना है टीसीएस के ऑफिस, और आप वहाँ से इजीली अपनी डिग्री और अपना ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट जो यूनिवर्सिटी का है, आप वो दोनों को, और अगर आपने फ़ोटोकॉपीज़ भी अटेस्ट करवानी है तो आप उसके साथ एडिशनल चार्जेस दे के फ़ोटोकॉपीज़ रख के आप वो कोरियर करवाएंगे, उसकी रिसिप्ट को आप अपलोड करेंगे, और फिर कुछ दिन के बाद सारा जो एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है अब, तो वो पाकिस्तान में, उसके बाद आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट आपके एड्रेस पर आपको मसूल हो जाएंगे, और अब आपका अटेस्टेशंस का प्रोसेस जो है वो समझें कंप्लीट हो गया है, क्योंकि आपकी मैट्रिक एफएससी की डिग्रीज भी अटेस्टेड हैं, और अब आपकी यूनिवर्सिटी की बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट भी अटेस्टेड है एचईसी की तरफ से। इसके बाद आपने ये करना है कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी से 2 से 3 रिकमेंडेशन लेटर्स बनवाने हैं। रिकमेंडेशन लेटर्स क्या होते हैं? वो ये कि आपने अपने टीचर्स से कांटेक्ट करना है, और आपने उनको कहना है कि अपनी प्रोफेशनल ईमेल आईडी से, फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का या यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का या पंजाब यूनिवर्सिटी का लेट्स से स्टूडेंट है, तो जो उनकी फैकल्टी होती है उनका जो ईमेल एड्रेस होता है उसके एंड पे @ उस यूनिवर्सिटी का नाम होता है। फॉर एग्जांपल जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से मैंने पढ़ा, तो जो हमारा फैकल्टी था वहाँ पर उस फैकल्टी के ईमेल, ऑफिशियल ईमेल एड्रेस के एंड पर @uos.edu.pk इस तरह से प्रोफेशनल ईमेल आईडी थी। अगर आपको कोई रिकमेंडेशन लेटर ऐसा भेजा गया है जिसमें ईमेल आईडी @yahoo.com या gmail.com लिखी हुई है, तो वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब कंपटीशन का दौर है और बहुत सारे लोग फेक डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवाते हैं, तो स्क्रूटनिंग के लिए उनके लिए बहुत इजी हो जाता है जब वो कोई प्रोफेशनल ईमेल आईडी की तरफ से भेजे गए पर्सन से कांटेक्ट करना चाहते हैं या वेब पे वो सर्च करते हैं, तो उनके लिए काउंटर चेकिंग ईजी हो जाती है, जबकि जो पर्सनल ईमेल्स हैं उनकी उस तरह से वर्थ और क्रेडिबिलिटी नहीं होती। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है और उसका नाम है आइल्स। आइल्स बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी हम अगर डुओलिंगो दे लें, अगर हम पीटीई दे लें, या अगर हम अपना इंग्लिश सर्टिफिकेट जमा करवा दें, तो क्या हमारी ये रिप्लेस हो जाएगा उस चीज़ से जो हमने आइल्स देकर अपनी इंग्लिश का सबूत, प्रूफ जमा करवाना है? तो मेरा जवाब इस बारे में है कि बिल्कुल नहीं। उसकी रीज़न ये है कि आज से 2 साल पहले बहुत सारे बच्चे डुओलिंगो से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया गए, लेकिन लास्ट ईयर जो इस रूट से गए उनकी रेशो कम थी, और इस साल से कम्प्लीटली यूके और ऑस्ट्रेलिया ने डुओलिंगो और लैंग्वेज सर्टिफिकेट को बैन कर दिया है, और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अब वो सिर्फ आइल्स को एक्सेप्टेबल कर रहे हैं। और अगर जिस तरह दूसरी कंट्रीज़ हैं जैसे यूएसए है, तो वहाँ पे टोफल चलता है, और अगर कोई और कंट्री है जिनका कोई स्पेसिफिक टेस्ट है, पीटीई फॉर एग्जांपल कनाडा बड़ा इसको एक्सेप्ट करता है, तो वो चंद कंट्रीज़ हैं, लेकिन जो हर कंट्री, जिनमें मेजॉरिटी कंट्रीज़ में जो एक चीज़ वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है वो है आइल्स एकेडमिक और आइल्स जनरल। आइल्स के ऊपर आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक ऊपर आ रहा है, और आप इस वीडियो को देखकर
ये फ़र्क जान सकते हैं कि आइल्स जनरल क्या है, आइल्स एकेडमिक क्या है, आइल्स में कितने पैसे लगते हैं, आइल्स क्या होता है, आइल्स के मॉड्यूल्स कितने हैं। अगर आप आइल्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मेरी उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मैं वो सारी बातें दोबारा से इस वीडियो में रिपीट नहीं करूँगा। मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिर्फ ये बताऊँगा कि 6.5 से 7 बैंड्स आइल्स में लेना बहुत ज़रूरी है अगर आपने अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में अपना एडमिशन सिक्योर करवाना है तो। नेक्स्ट स्टेप पे हम जो चलते हैं आइल्स के बाद, वो हमारा बड़ा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट और बड़ा इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो है हमारा गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट। अगर हम प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स हैं तो। अगर हम प्रोफेशनल डिग्री होल्डर्स नहीं हैं तो हमें इस गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट क्या होता है? अगर आप इंजीनियर हैं या आप डॉक्टर हैं या आप फार्मासिस्ट हैं तो आपकी जो काउंसिल है जिसने आपको लाइसेंस जारी किया है, या आप एडवोकेट हैं और आपका जो लाइसेंस है उसके अगेंस्ट आपकी काउंसिल एक लेटर जारी करेगी जिसमें वो ये गारंटी देगी कि आप अभी अपने प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने के अहल हैं और आपके ऊपर कोई भी प्रोफेशनल एलिगेशन नहीं है। तो आपने इस प्रूफ को जमा करवाना होता है जब भी आप किसी अच्छी कंट्री में एप्लीकेशन देते हैं वीज़ा की, तो आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो हमें चाहिए होता है उसका नाम है, आपने अगर किसी भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो आपकी आइडेंटिटी के लिए जो चीज़ मांगी जाएगी वो हमेशा यूनिवर्सली जो एक एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट है आपकी आईडी का, वो है आपका स्कैन्ड पासपोर्ट। आपने अपने पासपोर्ट का जब पेज टर्न करेंगे पहला, तो उसके बाद एक पेज आएगा जिस पर साइन करने की उन्होंने आपसे कहा होगा कि आप या तो अपना थंब इम्प्रेशन लगाएं या आप साइन करें, और इस साइन करने के बाद ही ये पासपोर्ट एक्सेप्टेबल है। तो आपने वहाँ पर साइन करने हैं। मेक श्योर करना है कि आप अपने वही साइन करें जो आप अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में हर जगह करते हैं, और जो साइन आप पासपोर्ट पर कर देंगे उसके बाद से आपने अपने वही सिग्नेचर्स को हर जगह कोशिश करनी है कि हर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर हमेशा वही साइन करने हैं। तो अपने पासपोर्ट को आपने जो उसके 4 पेजेस हैं, पहले 2 और नेक्स्ट 2, इनको आपने स्कैन करवा कर एक पीडीएफ की फाइल में रख लेना है। तो ये हो जाएगा आपका आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, आपका पासपोर्ट का स्कैन। जबकि आपने अपनी जो ओरिजिनल डिग्रीज थी उनको भी स्कैन करवा के फ्रंट और बैक से एक एक पीडीएफ फाइल बनाकर उसे नेम दे लेना है, अपने सिस्टम में सेव कर लेना है, अपनी गूगल ड्राइव पर सेव कर लेना है ताकि आप हर जगह उन्हें एक्सेस कर सकें। उसके बाद अपने अपने आइल्स का जो रिज़ल्ट कार्ड है उसको भी स्कैन करवा कर सेव कर लेना है। उसके अलावा जो आपके रिकमेंडेशन लेटर्स थे जो आपके टीचर्स ने आपको दिए थे, आपने उनको भी स्कैन करवा कर जीमेल पर, गूगल ड्राइव पर, यूएसबी में या अपने सिस्टम पर या अपने फ़ोन में या हर जगह आपने इसको स्कैन करके सेव कर लेना है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है वो है आपकी एसओपी। एसओपी या एलओएम। व्हाट इज़ एलओएम एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसओपी एंड एलओएम? एलओएम बेसिकली लेटर ऑफ मोटिवेशन का नाम है, जबकि एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को कहा जाता है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस से मुराद एक पर्सनल ऐसे होता है जिसमें आप ये बताते हैं कि आप जो डिग्री चूज़ कर रहे हैं, आप वो डिग्री क्यों चूज़ कर रहे हैं, आपका पास्ट एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, आपका जो नेक्स्ट गोल्स हैं, आपका जो विज़न है वो क्या है, और इस डिग्री को आपने क्यों चूज़ किया, आप इसका ख़र्चा कैसे बियर करेंगे, और इन द कंक्लूजन आपने ये बताना है कि इस डिग्री के बाद आप बेसिकली क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, आपके गोल्स जो भी हैं आपने उन्हें वो उसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। और जबकि लेटर ऑफ मोटिवेशन भी सेम यही चीज़ है, सिर्फ नाम फ़र्क है। लेटर ऑफ मोटिवेशन के अंदर आपने सिर्फ अपनी मोटिवेशन की अर्ज को ज़्यादा हाईलाइट करना है। आपने उन्हें बताना है कि आप जो ये डिग्री पर्टिकुलर डिग्री चूज़ कर रहे हैं, क्या ऐसे ड्राइविंग फोर्स है जिसने आपको मोटिवेट किया इस डिग्री को पर्टिकुलरली चूज़ करने में, और ये डिग्री जो है वो आपके पास्ट एकेडमिक बैकग्राउंड और आपके फ्यूचर गोल से कैसे रेलेवेंट है। तो लेटर ऑफ मोटिवेशन और एसओपी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, सेम चीज़ें। अगर फिर भी कोई और आप में से
इसके बारे में कोई फ़र्क जानता है या इसके बारे में ज़्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन रखता है तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताए, ताकि बाकी व्यूअर्स को हेल्प मिल सके। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इनमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है और ये तकरीबन सेम चीज़ है। कुछ कंट्रीज़ में जो एक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है उसका नाम है जी पुलिस सर्टिफिकेट। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट आपने बेसिकली ये बनवाना है आपने अपने लोकल पुलिस स्टेशन से। अब जो बहुत सारे पुलिस खिदमत मरकज़ बन चुके हैं, आप वहाँ पर जाकर ऑनलाइन भी इनके पोर्टल से इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उसका प्रोसेस क्या है वो आप अभी मौजूदा गूगल करिए, रिसर्च करिए अपने दोस्तों से। अगर किसी ने रिसेंटली पुलिस सर्टिफिकेट बनवाया तो आप उससे पूछें। ईज़ी सिंपल सा प्रोसेस है। आपने ई स्टाम्प जमा करवाना होता है, अपने आईडी कार्ड की पिक्चर्स और कुछ और चीज़ें जमा करवानी होती हैं, और आपका चंद पैसों के बाद आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है और आपके एड्रेस पर पुलिस सर्टिफिकेट पोस्ट कर दिया जाता है। तो मज़ीद जो इसकी अब की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आप ज़रूर हमेशा नेट से चेक कीजिए करें। आपको जहाँ से भी कोई इन्फॉर्मेशन दे आप उसको काउंटर वेरीफाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होती बल्कि मोस्टली आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, क्योंकि जिन लोगों ने वो प्रोसेस किया होता है वो आज से कुछ अर्सा पहले किया होता है। जबकि आज की डेट में डिजिटलाइजेशन के दौर में तकरीबन हर आने वाले महीने में कोई ना कोई गाइडलाइन, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट, कोई ना कोई ऐसी चीज़ नई आती है जो हमसे पहले के लोगों को इल्म में नहीं होती। तो पहली जो स्कॉलरशिप है वो इस टाइम है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफ़ोर्ड की। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफ़ोर्ड के बारे में मुझे कोई मज़ीद तारुफ़ देने की ज़रूरत नहीं है। यूके की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ का अगर हम ज़िक्र करें तो ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी उनमें से एक है। इस स्कॉलरशिप का नाम है जी हॉफमैन स्कॉलरशिप, और अगर आप इसके बारे में गूगल करें, आप सर्च करें ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। मज़ीद जो स्कॉलरशिप्स के ग्रुप्स बने हुए हैं, आप उनमें से जाकर इसके बारे में मज़ीद डिटेल्स भी ले सकते हैं। नेक्स्ट जो स्कॉलरशिप है जी वो क्वीन्स एलिज़ाबेथ की तरफ से कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप्स जो यूके की सबसे फेमस स्कॉलरशिप है उसका साइकिल 2 है, और वो 2023 टू 2024 उसका डेडलाइन मई 24 है। इसके बारे में भी आप रिसर्च करके ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर तो आप इसके क्राइटेरिया पर पूरा उतर रहे हैं तो आप इसमें भी जा सकते हैं। नेक्स्ट स्कॉलरशिप है जी यूनिवर्सिटी ऑफ मकाऊ चाइना की, और यूनिवर्सिटी ऑफ मकाऊ चाइना ने भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप 2023 टू 2024 दी है, और इस स्कॉलरशिप में भी आप अपने आप को सिलेक्ट करवा कर उन लकी स्टूडेंट्स का हिस्सा बन सकते हैं जो नेक्स्ट ईयर इस स्कॉलरशिप में फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी कंट्री से विज़िट करेंगे। नेक्स्ट स्कॉलरशिप जो है जी वो पोलैंड से है। यूनेस्को स्कॉलरशिप फुली फंडेड है। पोलैंड की यूरोपियन स्कॉलरशिप है और आप पोलैंड जा सकते हैं। अगर आप इस स्कॉलरशिप के बारे में रिसर्च करें, आप इसको फॉलो करें, इसके बारे में डाटा कलेक्ट करें, अपना क्राइटेरिया चेक करें। अगर आप इस पर पूरे उतरते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप में भी जा सकते हैं। ये भी अभी वैलिड है, अभी इसकी डेडलाइन नहीं गुजरी। आप अभी जाएं, इसके बारे में सर्च करें, और अगर आपकी किस्मत में हुआ तो आप इस स्कॉलरशिप पर भी ज़रूर जाएंगे। नेक्स्ट स्कॉलरशिप है जी यूसीएल की, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की। ये भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और अभी इसकी डेडलाइन नहीं गुजरी। 2023 से 2024 का ये प्रोग्राम है। आप आज ही जाएं, इसके बारे में भी रिसर्च करें, और अगर आपकी किस्मत में हुआ, अगर आप इसकी क्राइटेरिया पर पूरे उतरते हुए, तो आप इंशाल्लाह ये स्कॉलरशिप ज़रूर विन करेंगे। नेक्स्ट स्कॉलरशिप जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कनाडा की स्कॉलरशिप है, और उसका नाम है जॉर्ज ब्राउन कैनेडियन स्कॉलरशिप। नेक्स्ट स्कॉलरशिप है जी इक्वल एक्सेस स्कॉलरशिप। ये भी हमारी यूके की स्कॉलरशिप है, और यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क 2023 में ये स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है। आप इक्वल एक्सेस स्कॉलरशिप को रिसर्च करें, इसको गूगल करें, इसके बारे में मज़ीद मालूमात लें, और आप ये चेक करें कि अगर आप इसके क्राइटेरिया पर मीट कर रहे हैं तो आप भी वो लकी स्टूडेंट हो सकते हैं जो नेक्स्ट ईयर इस स्कॉलरशिप की बेस पर पाकिस्तान से फ्री ऑफ कॉस्ट या इंडिया से फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल करके बाहर आएंगे।
नेक्स्ट स्कॉलरशिप है जी LSE स्कॉलरशिप। ये बड़ी फेमस स्कॉलरशिप है और ये भी यूके की स्कॉलरशिप है, और आप इसके बारे में भी मज़ीद रिसर्च और मालूमात इकट्ठी करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं और आप इसको भी विन कर सकते हैं अगर अल्लाह ने चाहा तो। नेक्स्ट जो स्कॉलरशिप है वो बेसिकली इंटर्नशिप है, फुली फंडेड इंटर्नशिप है, और वो जापान में है, और उसका नाम है जी OIST 2023 इंटर्नशिप प्रोग्राम फुली फंडेड इन जापान। मैं आपको अभी तक ये बताता चलूँ कि अगर आपने ये सारी बातें सुनकर कहीं नोट डाउन नहीं की तो आप थोड़ी सी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपको फ़ौरन ये चाहिए कि आप कोई कागज़ और पेंसिल पकड़कर आप इन बातों को नोट डाउन करें जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जो बात मैंने आपको बताई थी वो ये कि आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास मैट्रिक FSC की तो डिग्री होती है, लेकिन उनके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट अभी तक उन्होंने यूनिवर्सिटी से नहीं लिया होता। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स तो पूरे होते हैं, लेकिन उन्होंने मैट्रिक की डिग्री अभी तक अपने स्कूल से जाकर नहीं ली होती। तो आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सब पूरे करने हैं। अगर आपके पूरे हैं तब भी आपने एक दफ़ा खोल के अपनी फ़ाइल में उन्हें चेक करना है, उन्हें तरतीब से रखना है। और जब अगर आपने ये बात कर ली, आपने ये स्टेप फॉलो कर लिया, रख लिए, तो उसके बाद दूसरा स्टेप ये आएगा कि आपने इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशंस करवा लेनी है। और जैसे ही आपने इनकी अटेस्टेशंस करवा लेनी है, उसके बाद आपने अपने मीनवाइल दूसरे डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं, जिनमें आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आते हैं आपके रिकमेंडेशन लेटर्स। रिकमेंडेशन लेटर्स के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अगर आपके पास कोई और सजेशंस हैं या कुछ और ज़रूरी इंफॉर्मेशन है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।